राजे दैर का बाप चच एक हिंदू पंडित घराने से बादशाह कैसे बना। राजा दैर के बाप चच और रानी सोहन देवी का मुआशका जिसने चच को बादशाह बना दिया। 7वीं सदी ईस्वी में कराची से कश्मीर तक राजा सासी राय बड़े सुकून से हुक्मरानी कर रहा था। सल्तनत के दारुल हुकूमत अरूड़ के मज़ाफ़ात में राजे दैर का दादा सलाइज और चचा चंदर किसी मंदिर में बैठे राम राम कर रहे थे। राजे दैर का बाप राजा सासी राय के वजीर बुद्धिमान हाजी इब्राहिम के सामने हाजिर होकर अपना तारुफ करवाता है। वजीर इसकी अक्लो दानिश से काफी खुश हुआ और उसे अपना नायब रख लिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह ने हाजी इब्राहिम को किसी काम के सिलसिले में बुला भेजा। वजीर हाजी इब्राहिम मौजूद ना था। इसकी जगह राजे दैर का बाप चच दरबार में हाजिर हुआ और मुतलका काम नहायत खुश असलूबी से अंजाम दिया, जिससे बादशाह राजा सासी राय बहुत खुश हुआ और उसे नायब मुकर्रर कर दिया। वजीर की मौत के बाद चच को बादशाह ने हाजी इब्राहिम की जगह अपना वजीर खास बना लिया। एक दिन किसी काम के सिलसिले में चच बादशाह से मिलने आया तो बादशाह हरम में था, जहां उसकी लाडली बीवी रानी सोहन देवी भी मौजूद थी। बादशाह ने चच को हरम में ही बुला लिया। चच एक वजाहत व शबात वाला नौजवान था। बादशाह की रानी सोहन देवी चच पर फरीफ्ता हो गई। शुरू में तो चच हिचकिचाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चच और रानी मुआशके की पींग पर झूलने लगे। चच का सल्तनत में अमल दखल इस हद तक बढ़ गया कि बादशाह कोई भी काम इसके मशवरे के बगैर ना करता। कई लोगों ने चच और रानी का मुआशका बादशाह के इल्म में लाने की कोशिश तो की, लेकिन सासी राय मानने से इनकारी हो गया कि ये हो ही नहीं सकता। जब सासी राय अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, रानी सोहन देवी ने चच को महल में बुलाकर कहा कि बादशाह के मरने के बाद इसके रिश्तेदार या तो हमको मार देंगे या कंगाल कर देंगे। तो चच ने रानी से राय मांगी कि हमें क्या करना चाहिए। रानी ने चच को कहा तकरीबन 50 बेड़ियां और हथकड़ियां रात के किसी पैर महल में लाकर छुपा दो। चच ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा सासी राय के रिश्तेदारों और जो तख्त का दावेदार था, एक को इस बहाने से कि आज राजा की तबीयत काफी बेहतर है और उससे कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, महल में बुलाकर बेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़ दिया गया। और उनके खानदान के वो लोग जो गरीब और मुफलिस थे, उनको कहा गया कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ बड़े मजालिम किए हैं और तुम्हारे हकूक गसब किए हैं, इनको कत्ल कर दो और इनकी जागीर पर कब्जा कर लो। उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद चच दरबार में आया और पर्दे के पीछे से रानी ने दरबारियों से कहा कि बादशाह की तबीयत अब ठीक है, लेकिन जो उनके रिश्तेदारों का कत्लेआम हुआ है, इस वजह से दरबार में नहीं आना चाहते। लिहाजा उन्होंने चच को अपना नायब मुकर्रर किया है। हालांकि राजा सासी राय तो मर चुका था। इस तरीके से चच ने सारी सल्तनत का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। इन सारे हालात की खबर जब सासी राय के भाई मेहरत को हुई, जो चित्तौड़ में हाकिम था, वो अपने लाओ लश्कर के साथ अरूड़ पहुंच गया। चच ने रानी से मशवरा किया कि वो अब क्या करे। तो रानी सोहन देवी ने चच को शर्म दिलाई कि तू मेरे कपड़े पहनकर यहाँ बैठ जा और मैं तेरे कपड़े पहनकर जंग के लिए जाती हूँ। इसके बाद चच भी अपना लश्कर लेकर मेहरत के सामने आ खड़ा हुआ। जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से फौज कटने लगी। मेहरत ने सोचा कि फौज को मरवाने से बेहतर है कि वो खुद चच का तू बदू मुकाबला करे, भला एक बरहमन उसके सामने कैसे टिक पाएगा। उसने चच को मुकाबले की दावत दी, जिस पर चच इस शर्त पर राजी हो गया कि वो घोड़े पर सवार होकर नहीं लड़ सकता, मेहरत घोड़े से उतरकर मुकाबला करे। मेहरत चच की शर्त कबूल करते हुए मैदान में आ गया। उधर से चच भी निकला। चच ने साईं को नसीहत की कि वो घोड़ा लेकर इसके पीछे पीछे रहे। यूं ही चच मेहरत के करीब पहुंचा तो चच ने एकदम घोड़े पर सवार होकर मेहरत पर हमला कर दिया। राजा सासी राय का भाई मेहरत मारा गया और सासी राय की कोई औलाद तो थी नहीं जो वारिस होने का दावा करती। जो दावेदार थे उनको चच और रानी सोहन देवी पहले ही ठिकाने लगा चुके थे। अब चच पूरे सिंध का हाकिम बन गया। इसके बाद चच की रानी सोहन देवी से शादी हो गई, जिससे राजा दाहिर पैदा हुआ। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, वस्सलाम।